आपका उदयपुर न्यूज में। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शान मेवाड़। बहादुरी और शौर्य का प्रतीक प्रताप, एकता और स्वाभिमान का प्रतीक प्रताप, मेवाड़ की आन बान और शान है प्रताप। फिर कैसे हो सकता है अकबर महान? अकबर और प्रताप के बीच में भीषण युद्ध हुआ। जंगलों में रहने के बावजूद, घास की रोटी खाने के बावजूद भी प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। प्रताप, जिसने अपने स्वाभिमान के लिए, इस देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, वो प्रताप पराजित कैसे हो सकते हैं? वही प्रताप जिनका नाम लेते हुए आपके और हमारी नसों में रक्त संचार बढ़ने लग जाता है, वो प्रताप कमजोर कैसे हो सकते हैं? इसी तथ्य को बदलने के लिए आज के मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अपने अकाट्य तथ्यों को प्रस्तुत करके ये साबित कर दिया है कि प्रताप ने अपनी स्वाधीनता के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं। तो आइए मिलवाते हैं आपको शान मेवाड़ में हमारे आज के मेहमान से, जिनका नाम है डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा। हमारे साथ जो शख्सियत इस वक्त मौजूद हैं, उन्हें अगर हम शान मेवाड़ कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिनके अकाट्य तथ्यों ने ये प्रमाणित किया है कि प्रताप कभी पराजित नहीं हुए थे, वो अजय थे और ताउम्र अजय ही रहे। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज में। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय हमें दें। सबसे पहले परिचय तो मैं, चूंकि जहाँ पर अपन बैठे हैं, मैं उस परिचय में ही अपना परिचय शामिल मानता हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर हम बैठे हैं ये प्रताप से संबंधित ऐतिहासिक स्थल है मोती मंगरी जी। और ये प्रताप मेवाड़ की शान रहे हैं, ऐतिहासिक तथ्य। और वो मेवाड़ की शान देश की शान बने, और आज मेरा ये मानना है कि वो विश्व की शान है, पूरी मानवता की शान है। और उस मानवता की शान के आंचल में हम बैठ करके आपकी चैनल के माध्यम से मेवाड़ की शान को लेकर के भी चर्चा कर रहे हैं। और चूंकि आदमी अपने कर्मों के द्वारा जाना जाता है, तो एक अच्छा कर्म मेरे द्वारा ये ठीक हुआ है, मेरा ये मानना है। तो मैं इसको लेकर के गौरवान्वित हूँ कि प्रताप को लेकर के जो एक अच्छा ठीक सा कार्य मेरे द्वारा हुआ है, जिसके कारण इतिहास के अंदर कई सारी भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को निवारण करने का मुझे मौका मिला। और ये रहा कि प्रताप की जो अपराजेयता है, उस अपराजेयता को लंबे समय तक इतिहास में दरकिनार किया जाता रहा। और उसका कारण ये भी हो सकता है कि अकबर की जो ग्लोरी थी, या अकबर का जो महिमा मंडन था, या ये माना जाए कि इस तरह का फारस पर्शियन जो इतिहास है वो अवेलेबल था, और लोकल हिस्ट्री को इतनी मान्यता नहीं मिली, उस कारण से भी हो सकता है। लेकिन ये कहीं भी किसी भी इतिहासकार ने वहाँ प्रताप के, उन्होंने दूसरे सारे व्यक्तित्व की
एक धनात्मक चर्चा तो की है, लेकिन हम ये पाते हैं कि हल्दीघाटी को लेकर के प्रताप को हमेशा ही बताया कि वो पलायन कर गए थे और उन्होंने मतलब कि जो है वो अरावली के पहाड़ों में चले गए थे, युद्ध को छोड़ दिया था, क्विट कर लिया था, रिट्रीट कर लिया था, जैसा कि काफी इतिहासकारों ने रिट्रीट शब्द का प्रयोग किया जी। लेकिन अनेकानेक ऐसे प्रमाण जो है पर्शियन सोर्सेज और लोकल हिस्ट्री में इन दोनों के समन्वय के द्वारा और कुछ ताम्रानुशासन जो है, जो ताम्रपत्र हैं, जो मेरा मानना है कि इतिहास में एविडेंस जो है, जो तथ्य हैं, वो तथ्य बोलते हैं, इतिहासकार उनकी व्याख्या करता है जी। और बिना तथ्य के कोई भी इतिहासकार बोल नहीं सकता। तो वो जो ताम्रानुशासन है, वो जो ताम्रपत्र हैं, जो हल्दीघाटी युद्ध के ठीक बाद महाराणा प्रताप के द्वारा लगातार 2-3 सालों तक जारी होते रहे, जो उन्होंने जमीन अलग अलग लोगों को उन्होंने दी, वो एक सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस जमीन पर अधिकार किसका होगा, जो राजा होगा उसका अधिकार होगा। और अगर राजा वो थे तो हल्दीघाटी क्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसमें निश्चित ही उनकी विजय हुई थी, तभी ये सारा क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में था। इस नाते से मैंने इस दिशा पर जब ये तथ्य सामने आए तो उनकी मैंने ऐतिहासिक रूप से एक लॉजिकल जो व्याख्या होती है वो मैंने प्रस्तुत की और मुझे खुशी इस बात की है कि आज उस कारण से मुझे भी पहचान मिली है और आपने मुझे शान मेवाड़ के रूप में माना है, तो मैं आपका अहोभाव व्यक्त करता हूँ, साधुवाद व्यक्त करता हूँ। इतने सारे विषय थे शोध के लिए, लेकिन सिर्फ महाराणा प्रताप ही क्यों? ऐसा है कि मैं इसके लिए अपने जीवन की उस काल में आपको ले जाना चाहूंगा कि जब मैं प्राइमरी एजुकेशन में जब पढ़ता था जी। नाथद्वारा में, तब हमारे एक पाठ हुआ करता था पाठ्यक्रम में, अकबर महान। उस अकबर महान का जो एक पूरा कलेवर था या कैनवास जो था वो उस ढंग से था कि उसमें लॉट ऑफ जो इन्फॉर्मेशंस जो थी, सर्वाधिक जो सूचनाएं थी, सर्वाधिक जो जानकारी थी या सर्वाधिक जो इतिहास था वो अकबर से रिलेटेड था। और उसमें एक छोटा सा कॉलम महाराणा प्रताप को दिया हुआ था जिसमें उनका फोटो था और लिखा हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध हारे। ये उस समय स्कूली शिक्षा में बाल मन से मेरे पर एक प्रभाव डाला जी। और तब से मुझे अंदर ये लगा, एक जिसको हम कहते हैं सिक्स सेंस कहते हैं, जो अंदर हमारे आता है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये युद्ध हार नहीं सकते। दूसरा एक आपको बड़ा थोड़ा सा हंसी भी आएगी, क्योंकि नाथद्वारा का जो कल्चर रहा है वो बड़ा कुश्ती कला को लेकर के कल्चर रहा है जी। तो वो बालमन जो था, जो कुश्ती देखने का अभ्यासी था, वो उन दोनों फोटोओं को देख करके निर्णय कर बैठा कि अगर इन दोनों की कुश्ती कराई जाए तो प्रताप हार नहीं सकते। इस तरह का एक बालमन में उस समय की एक विचार प्रविष्ट हुआ। और जब कालांतर में इतिहास पढ़ने का मौका मिला और स्नातकोत्तर स्तर पर जब इतिहास विषय ले लिया गया और उसके बाद में जब रिसर्च करने का मुझे मौका मिला, तो मैंने उसी मेरी जो अंदर की जो विचार जो मेरे अंदर हृदय तक चला गया था, उस विचार को मैंने मूर्तिमंत रूप देना चाहा कि मैं इसी पर अपना कार्य करूं। और यही नहीं, परिस्थितियों के कारण मुझे 3 बार अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ा पीएचडी के लिए, लेकिन मैंने अपने विषय को नहीं बदला। मेरा प्रिय विषय प्रताप ही रहा, क्योंकि कहीं न कहीं ये अंदर जो एक विचार गया था वो विचार मुझे बेचैन किए हुए था। और यह मेरा मानना है कि कहीं न कहीं ये जो कालक्रम है ये मुझे ऐसा काम करवाना चाह रहा था कि जिसके माध्यम से ये जो इतिहास के ऊपर जो धूल जम गई थी, तथ्यों के ऊपर जो धूल जम गई थी, उस धूल को साफ करने का एक सेवा का मौका मुझे मिला, मेरा ये मानना है। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं उन्हें गेम चेंजर भी कहा जाता है। आइए उनसे इस राज के बारे में भी जानते हैं। सर, हमें बताएं, आपको गेम चेंजर कहा जाता है, जैसा कि अभी आपने बताया कि इतिहास पर एक धूल जम गई थी, तो आज उस धूल को हम हटाना चाहते हैं। वो इन्फॉर्मेशन, वो तथ्य, वो प्रमाण हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसा है कि गेम चेंजर के रूप में जो है ये नाम जो है मुझे मीडिया के द्वारा ही मतलब कि मिला, और मैं मीडिया को इसके लिए धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ। प्रायः कोई एक बड़ा चेंज अगर कोई ले आता है तो उसको लेकर के गेम चेंजर कहा जाता है। तो चूंकि प्रताप का एक परिपाटी जो मैंने आपको जिक्र किया कि लंबे समय तक हम, जैसा कि मैंने भी जो इतिहास पढ़ा या आपने भी स्कूली शिक्षा में जो पढ़ा होगा या आपने बड़े रूप में भी जो मोटे रूप से आपने देखा होगा, यही माना जाता रहा लगभग रूप से कि हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप हारे थे। और दूसरा, लंबे समय तक तो ये चला क्या, जैसे कि हमारे यहाँ के काफी इतिहासकार हैं, उन्होंने मतलब कि लिखा कि वो पलायन कर गए थे,
बड़े ख्यातनाम इतिहासकार हैं GN शर्मा वगैरह, जिन्होंने इस तरह का लेखन लिखा। क्या आगे जाकर के कुछ इतिहासकार ऐसे हुए जिन्होंने उसको कहा कि यह युद्ध जो था अनिर्णित था, लेकिन इसको किसी भी अनिर्णित युद्ध को कहते हुए मतलब कि ये जो है, जो मैंने बताया कि उस अकबर की ग्लोरी के सामने कभी भी इसका अध्ययन नहीं किया गया। अब चूंकि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो मानना है कि जिन तथ्यों को लगभग 500 सालों तक इतिहास में जगह मिली कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप हारे थे अथवा ये एक अनिर्णायक युद्ध था, इन तथ्यों के ऊपर किसी तथ्य को तथ्यों के आधार पर स्थापित करना, ये अपने आप में एक गेम चेंजर का जो रूप है वो बन जाता है। क्योंकि वो जो ताम्रानुशासन है, वो जो प्रशस्तियां हैं, और इवन यहाँ तक कि जो पर्शियन सोर्सेज हैं जिनको हमेशा इतिहास में महत्व दिया गया, ये मानते हुए कि सब जो है कि जो पर्शियन लोग जो थे, वो पर्शियन इतिहासकार जो थे, उनको इतिहास का नॉलेज था, एक गलतफहमी ये मानी गई हमेशा। तो मैंने उनको भी पर्शियन जो सोर्सेज है, आप देखिए कि उस समय के 2 पर्शियन सोर्सेज हैं, एक तो आईन अकबरी है जो अबुल फजल ने लिखी है, और एक बदायूनी ने अपना नामा लिखा है। आप देखिए कि इन दोनों की जो राइटिंग्स हैं इनमें भी ये दोनों समकालीन हैं, और अबुल फजल हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद नहीं थे, जबकि बदायूनी जो है वो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद थे। आप देखिए कि प्रताप के लिए लिख दिया गया कि प्रताप ने युद्ध में रिट्रीट किया, पलायन किया। मेरा एक सबसे बड़ा प्रश्न है, मैंने जो इसको हल्दी घाटी के युद्ध को देखा और मैंने जो इसके तथ्य दिए हैं, इसके जो लॉजिक दिए हैं, इसके जो तर्क दिए हैं, और मैंने इसको 2 चरणों में युद्ध माना है। ये हल्दी घाटी का युद्ध 2 चरणों में हुआ था। ये युद्ध हल्दी घाटी के मुहाने से शुरू होता है, पहला चरण वहां पर है, क्योंकि इसका हमें लिंक मिलता है पर्शियन सोर्सेज में, कि जहां पर इवन बदायूनी लिख रहा है कि वो जो पहला मुहाने का जो आक्रमण हुआ, वो आक्रमण इतना सशक्त था कि हमारी सारी मुगलों की सेनाएं, जहां मुगलों का कैंप था मोलेला की तरफ, खमनोर की तरफ, उल्टी होकर के भागने लगी, और हम 6-7 किलोमीटर तक भागते रहे। तो मेरा इतिहासकारों से मैंने प्रश्न किया है कि आपको प्रताप का पलायन, प्रताप का रिट्रीट आपने शब्द लगाया, क्या आपको उस मुगल सेना का जो उस समय की विश्व की अपराजेय सेना थी, जो सबसे बड़ी सेना थी, जिसको वर्ल्ड पावर हम कह सकते हैं, उस सेना का 6-7 किलोमीटर का जो रिट्रीट है, वो इतिहासकारों को नजर क्यों नहीं आया? इसलिए मैं इस तर्क के साथ में ये मानता हूं कि जो रिट्रीट है, तो हमें अगर रिट्रीट देखना है तो पहले हमें मुगल सेना का देखना पड़ेगा कि उन्होंने कितनी बड़ी सेना ने कितने लंबे मतलब कि गैप को उन्होंने रिट्रीट किया है, और 7 किलोमीटर तक वो भागते रहे। और वहां जाकर भी पर्शियन सोर्सेज लिखते हैं कि एक झूठी अफवाह फैलाई गई मेहतर खां के द्वारा कि अकबर अपनी रिजर्व फोर्स के साथ में आ गया है, तब जाकर के वो भागती हुई सेना रुकी है, वरना वो सेना रुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो सीधा मोलेला, अपना जो मुगलों का जो कैंप था, बनास नदी को पार करती हुई वहां जाना चाह रही थी। तो ये तथ्य कुछ कहते हैं कि किस तरह का रिट्रीट मुगल सेना का हुआ है। तो रिट्रीट शब्द का प्रयोग प्रताप से पहले मुगल सेना के लिए होना चाहिए, ये मेरा एक तर्क है। दूसरा मेरा ये मानना है कि इस हल्दी घाटी के युद्ध का जो दूसरा चरण है, वो दूसरा चरण रक्तताल का जो क्षेत्र है वहां पर जाकर के होता है, जिसको हम आज रक्तताल कहते हैं, जो एक थोड़ा सा मैदानी भाग है। आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि हल्दी घाटी युद्ध के लिए आप देखें कि प्रथमतः तो अकबर ये चाहता था कि मेवाड़ का शासक जो है वो प्रताप नहीं बने। हमें वहां से इस चीज को देखना पड़ेगा, और प्राय इतिहासकारों ने इन चीजों को अनदेखा किया है, क्योंकि प्रताप का जो बाल्यकाल है और प्रताप का जो कुंवर काल है, उस कुंवर काल में प्रताप की जो प्रसिद्धि है, वो प्रसिद्धि इतनी पहुंच चुकी थी। प्रताप का जो स्वभाव है, प्रताप का जो स्वाभिमानी और वीरता का जो स्वभाव है, प्रताप का जो शौर्य है, या प्रताप की जो रणकुशलता है, वो इतनी व्याप्त हो चुकी थी कि मुगल दरबार से भी ये प्रयास शुरू हो गए थे कि किस तरह से मतलब कि मेवाड़ का शासक जो है वो ऐसा कठपुतली शासक बने कि जो हमारे हाथों में खेलता रहे। लेकिन और ऐसा हुआ भी सही। आप देखें कि उदय सिंह ने जो है वो जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। इसमें कहीं न कहीं भटियानी रानी का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो विदेशी शक्तियां भारत में आकर के अपना शासन चला रही थी, वो भी कहीं न कहीं ये चाहती थी,
क्योंकि इसका एक हो सकता है कि आप पूछेंगे इसका प्रमाण क्या है, तो मैं इसके प्रमाण के तौर पर एक चीज प्रस्तुत करना चाहूंगा जो आज दिन तक मेरी पुस्तकों में भी नहीं दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहली बार इस चीज को मैं बताना चाहूंगा कि हल्दीघाटी के युद्ध के बाद में जगमाल को जब गद्दी से हटा दिया जाता है मेवाड़ के सामंतों के द्वारा, तब जगमाल नाराज होकर के सीधा अकबर के दरबार में जाता है और अकबर के दरबार में उसका सम्मान किया जाता है, उसको जागीर दी जाती है, जहाजपुर की जागीर दी जाती है, सिरोही के इधर की जागीर दी जाती है। तो आप समझिए कि लिंक था या नहीं था। अगर ये लिंक नहीं होता तो जगमाल को उधर जाने की जरूरत नहीं थी। जगमाल सीधा मेवाड़ से नाराज होकर के अगर जा रहा है और अकबर की गोद में जाकर के बैठ रहा है और वहां उसका सम्मान हो रहा है, तो हमें समझ जाना चाहिए कि उसके पहले भी जगमाल को मेवाड़ का महाराणा बनाने का जो यहाँ पर प्रयास हुआ था, उसमें कहीं न कहीं वो विदेशी शक्तियाँ, विदेशी मुगलिया सत्ताएं, वो शासक वो इन्वॉल्व थे। और इसी कारण से लेकिन जब प्रताप को मेवाड़ के सामंत आप देखिए, एक सबसे बड़ी बात यह कि पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में आपको एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री में कि जहां पर प्रजा ने और सामंतों ने मिलकर के अपने राजा का चयन किया। यह विश्व की सबसे बड़ी घटना है। विश्व के किसी भी इतिहास में, राजतंत्री इतिहास में, किसी प्रजातंत्री इतिहास में आपको इस तरह का एक अनोखी अद्भुत घटना आपको नहीं मिलेगी, और वो भी बिना राज सिंहासन के, बिना राजमहलों के। प्रजा ने, सामंतों ने मिलकर के शमशान के पास बने हुए महादेव मंदिर में प्रताप का राज तिलक किया। सर, इसी वजह से कहा जाता है कि अगर पूरे विश्व के इतिहास की बात करें तो भारत का इतिहास उस पर भारी पड़ता है, और अगर भारत में भी मेवाड़ के इतिहास की बात की जाए तो वो सब पर हावी है। चूंकि सर आपने इतना चेंज किया है, इतनी पुरानी हिस्ट्री को आपने बदला है, तो जीवन में संघर्ष तो काफी रहे होंगे। क्या क्या चुनौतियां इस दरमियान आपके पास आई? अब देखें कि जब मैं पीएचडी के लिए, इस शोध के लिए मैंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया जी, तो उस रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो एक पीजीआरबी होती है, कमेटी होती है, वो उसको सैंक्शन देती है और उसके बाद ही मतलब कि आपका रजिस्ट्रेशन होता है पर्टिकुलर टॉपिक पर। पीजीआरबी के काफी मेंबर्स वगैरह होते हैं, पीजी डीन वगैरह होते हैं, रिसर्च डीन होते हैं। तो वहां पर आप देखें कि मुझे मेवाड़ में उस समय आश्चर्य हुआ कि मुझे कहा गया कि प्रताप पर ऐसा कोई नया काम आप नहीं कर सकते, ऐसा प्रताप पे जो कुछ भी था वो प्रताप का इतिहास में है, और ऐसा कोई भी नया शोध आप क्या कर लेंगे प्रताप पे। तो मैंने कहा नहीं, शोध तो हर क्षेत्र में मेरे करने के बाद भी की जा सकेगी। मेरा ये मानना है शोध का क्षेत्र तो ऐसा है जी। क्या ये समुद्र के जो हैं वो हीरे मोती हैं, जो जितनी गहराइयों में जाता है उसको मिलता है, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। तो बड़ी जद्दोजहद के बाद में, और उस समय मतलब कि जो उस समय जो डीन हुआ करते थे, उन्होंने जनार्दन विश्वविद्यालय के जो पचौरी साहब थे, उन्होंने एक बात कही थी, ऐसा कौन सा प्रताप का जो है भाला जो है वो गाड़ दोगे कि प्रताप हल्दीघाटी का युद्ध जीते थे, प्रताप तो हारे थे। उनके शब्द जो थे वो आज भी मेरे जहन में गूंजते हैं। आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज वो इस दुनिया में होते, और मैं मानता हूं कि कहीं न कहीं उनकी आत्मा भी इस चीज को देख रही होगी कि चाहे उन्होंने जो शब्द उन्होंने आक्रोश में निकाले हों या ईर्ष्या में निकाले हों या अपनी ज्ञान की न्यूनता में निकाले हों, लेकिन आज इस सारे ईथर में और आपके मीडिया के माध्यम से और पाठ्यक्रमों में जो परिवर्तन हुआ है उसके माध्यम से ये गूंज अनुगूंज फैल रही है कि हल्दीघाटी का युद्ध प्रताप जीते थे। इसके लिए पहली जो एक समस्या ये आई, मेरा कार्य हुआ, एक वीसी ने विशेषाधिकार के तहत इसका रजिस्ट्रेशन किया जी। अपना विशेष प्रयोग करते हुए रजिस्ट्रेशन हुआ, क्योंकि इसके पीछे लगातार 7-8 सालों की मेरी साधना थी। 4-5 साल मैंने पीएचडी के लिए भी काम किया, और उसके बाद जब ये इस तरह के जो ताम्रानुशासन मुझे मिले और पर्शियन सोर्सेज की मैंने सारी जो हिस्ट्री देखी, फिर लोकल सोर्सेज जो बात के जगदीश प्रशस्ति वगैरह इन सब का मैंने देखा, तो वहाँ कहीं न कहीं इन प्रताप की जीत को लेकर के एक कॉन्फिडेंस नजर आया। लेकिन उस समकालीनता को लेकर के कोई ऐसा जो तथ्य है, वो तथ्य का काम किया था इन ताम्रानुशासनों ने क्या। इवन मैं कहना चाहूंगा कि जो पीएचडी के लिए कोई सुपरवाइजर होते हैं, उन्होंने भी मुझे कहा कि हम कभी हल्दीघाटी युद्ध के विजेता प्रताप को नहीं लिख पाए, हमने अनिर्णित लिखा है,
आप कैसे लिख सकते हैं जी। और उन्होंने मेरे जो कागज थे वो तक फेंक दिए। एज ए शोधार्थी मैंने, क्योंकि उस समय शोध गुरु का सम्मान होता है जी। लेकिन मैंने कहा नहीं सर, मेरे पास में ताम्र पत्रों के प्रमाण है। उन ताम्र पत्रों के प्रमाणों के आधार पर मैंने कहा अगर ये पहले बार ले आया मैं, तो हो सकता है कि इनको अपने नाम से कहीं, क्योंकि रिसर्च के क्षेत्र में ये इस तरह की कई चोरियां होती है, तो उनको मैंने सीधा रिसर्च में ही सबमिट किया। अच्छा। और मुझे गर्व इस बात का है कि जो रिसर्च जो है 2 विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों के द्वारा, एक्सपर्ट्स के द्वारा जांची जाती है, और तीसरे विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर होते हैं वो आकर के आपका वाइवा लेते हैं। और इसके लिए दीपक एस गायकवाड़ जो थे वो पुणे विश्वविद्यालय से आए थे, और उन्होंने मीडिया को मेरे मतलब कि वाइवा के बाद में उन्होंने ये शेयर किया कि ये इतना अच्छा काम हुआ है कि मैं इसका मराठी में अनुवाद करना चाहता हूँ, जिसकी आप पेपर कटिंग्स वगैरह देखेंगे जो उन्होंने दिया, कि मतलब मराठी भाषा में भी उसका अनुवाद की उनको एक प्यास जग गई। तो मेरा ये मानना है कि ये जो है इसके लिए समस्याएं एक अच्छे कार्य के लिए निश्चित रूप से आएगी। क्या संस्कृत में भी कहा है, सुभाषित भी है क्या, कि जो आप कल्याणकारी या श्रेष्ठ कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न आएंगे क्या, और धीरता या धैर्य पुरुष वो है कि जो उन जो समस्याएं आए उनसे घबराए नहीं, और इस तरह की कई छोटी मोटी चीजें हमेशा आती रही। ये कार्य होने के बाद भी मैं मानता हूँ कि मुझे अलग अलग संस्थाओं में मुझे बुलाया गया और मुझे कहा कि आपने जो लिखा है वो हमारे बीच में आकर के बोलिए जी, और मतलब कि हम मतलब कि उसको देखेंगे। ये भी उसके कई एग्जाम्पल्स हैं अलग अलग। उदयपुर भी की अनेक संस्थाओं ने, इवन BN कॉलेज के जो ओंकार सिंह जी साहब थे, उन्होंने भी मुझे पूरी भोपाल नोबेल्स की जो एक संस्था में उसमें बुला करके सारे विद्वानों के, सारे क्षत्रियों के बीच में उन्होंने कहा कि आप अपना 1.25 घंटा लीजिए और आप बताइए। मतलब इससे कई दौरों से, और मुझे लगा कि वो सभी लोग बड़े संतुष्ट हुए और उनके संतुष्टि के कारण मैंने भी अपना मनोबल बढ़ा हुआ पाया। और एक सबसे बड़ी बात यह कि ठीक इसके बाद में भारत सरकार की जो संस्कृति संरक्षण ये समिति जो होती है, मौका मुझे मिला जो दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, और उस राष्ट्रीय व्याख्यानमाला में मुझे तीसरे मुख्य वक्ता के रूप में मौका मिला, और मेरा विषय भी यही रखा गया कि राष्ट्रीय एकता एवं प्रताप। और मुझे उस बात की बहुत बेहद खुशी हुई कि उस बड़े मंच से जाकर के भैरव सिंह जी उपराष्ट्रपति की साक्षी में, और जो एक बहुत बड़े मतलब कि मैं मानता हूँ कि जो पत्रकार हैं वेद प्रताप वैदिक, उनकी साक्षी में उनको उस सारे कार्यक्रम का जज बनाया गया था। और वेद प्रताप वैदिक के ऊपर कार्ल मार्क्स की जो है मार्क्सवाद की एक छाया उनके लेखन में देखने को मिलती है। इसलिए उस कार्यक्रम में ये भी कहा गया कि वेद प्रताप वैदिक जो हैं वो अगर इसके ऊपर ठीक टिप्पणी करेंगे, ये आपकी कसौटी होगी। और मेरे बोलने के बाद मैं खुशी के साथ में इसको जाहिर करना चाहता हूँ कि वेद प्रताप वैदिक ने अपने दोनों हाथ खड़े करके ऊपर कहा था कि ये प्रताप के संबंधित जो राष्ट्रवाद की अवधारणा चंद्रशेखर जी ने दी है, उसके सामने मेरा कार्ल मार्क्स पराजित हो चुका है। मैं मानता हूं कि इन्होंने जो तथ्य दिए हैं कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, नेतृत्व के अनुसार प्रजा बनेगी, ये एक राष्ट्र की अवधारणा का एक मानदंड जो है वो मैंने अपनी इस शोध में निर्धारित किया था कि हम जिस परिवर्तन को चाहते हैं उस परिवर्तन को हम नीचे से बॉटम से शुरू नहीं कर सकते हैं। वो हमारा जो परिवर्तन है वो परिवर्तन शीर्षस्थ से शुरू होगा, जो चोटी से शुरू होगा और एड़ी तक जाएगा, वो परिवर्तन ही स्थायी होगा। हम हमेशा सुधार नीचे से चाहते हैं, सुधार को हम नीचे से अप्लाई करते हैं, इसलिए आज हम समाज में वो सुधार नहीं ला पाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि समस्याएं अनेक आती है, लेकिन अंततोगत्वा कोई काला हम देखते हैं कि पंजाब सरकार ने भी, हरियाणा में भी, क्योंकि उनके जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने मेरे से बात की कंटेंट्स को लेकर के, उन्होंने वहाँ परिवर्तन किए। और राजस्थान में भी स्कूली शिक्षा में बोर्ड का जो लेखन था जी सर, जाहिर सी बात है, इतनी मुश्किलें, इतनी तकलीफें, इतनी चुनौतियों के बावजूद भी आपने जो मेवाड़ को गौरवान्वित करने का जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है। सर, इसके बाद बहुत सारी उपलब्धियां भी आपको मिली हैं,
हम उनके बारे में भी जानना चाहेंगे। देखो, आपने जो कहा कि इतनी बर्नेड एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक अच्छा सा स्लोगन दिया है कि जिस कष्ट से दूसरों को कष्ट दूर करने के लिए जो कष्ट मिलता है वो कष्ट बड़ा सुखद होता है। और प्रताप का पूरा जो जीवन है, प्रताप का पूरा जीवन जो है वो इसी केंद्रीय धुरी के आसपास घूमा है। और प्रताप के चरित्र को, प्रताप के जीवन के जो निकट चला जाता है, जो पूरे संघर्ष का एक सूर्य रहा है, जिसने संघर्ष को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, संघर्ष उसका शौक था, वो अगर उस कैरेक्टर को, उस चरित्र के अगर समीप भी चला गया, उसको जीना तो बहुत बड़ी बात मानता हूँ, लेकिन अगर उसके थोड़ा बहुत उसकी शेडो में भी चला गया, उसका आंशिक रूप भी अगर उसके जीवन में आ गया, तो मैं मानता हूँ कि ये तकलीफें मुझे तकलीफें नहीं लगी, क्योंकि मैं एक ऐसे कैरेक्टर के साथ में था। उसकी खुशी आपके चेहरे पर देखी जा रही है सर। वो कैरेक्टर जो था, वो कैरेक्टर मुझे अंदर से इतना मजबूत बनाए हुए था कि जिसने, आप देखें कि एक सबसे बड़ी चीज है कि प्रताप के लिए संघर्ष, अकबर से संघर्ष जी, प्रताप का शौक था। आप देखें कि अकबर लगातार 4 बार 4 डेलीगेशन 2-3 सालों में भेज रहा है। 1572 जब वो मेवाड़ के शासक बने, तब से लेकर के हल्दी घाटी का युद्ध तो 1576 में होता है। इन 4 सालों में लगातार 4 डेलीगेशन आ रहे हैं। जलाल खां कोर्ची का डेलीगेशन आया, जो कि उस समय का सबसे बड़ा वाक चातुर्य का धनी था। एक अकबर का ये कि वाक पटुता के माध्यम से वो प्रताप को अपने वश में करना चाहते थे। दूसरा मानसिंह का आया, जो उस समय का युवा राजकुमार था, युवा वीर सेनानी राजकुमार, जिसका पूरे राजपूत समाज पे प्रभाव था। और मेवाड़ को छोड़ करके पूरा राजपूताना जो अकबर की अधीनता में गया था, उसका सारा श्रेय मानसिंह को जाता है जी। तो वो एक आभा मंडल। तीसरा हम देखें कि जो जब वो भी असफल रहा मानसिंह, तो उसके बाद में मानसिंह के जो पिता थे भगवंत दास, जिनका कि पूरे राजपूत समाज, राजपूताना पर प्रभाव था, जो खुद अकबर की सेवा में थे, उनको मेवाड़ भेजा गया जी। वो भी असफल रहे। तो हम देखें कि चौथी बार जो है वो टोडरमल जो है, जो हिंदू शासक है, तो ये हिंदू शासक, एक हिंदू जाति का भी जो है, हिंदू धर्म का भी जो है एक जाल प्रताप पर फेंका गया, जाति का फेंका गया। कई धन और प्रलोभन दिए गए कि आपको बहुत बड़ा मनसबदार बनाया जाएगा, आपको बहुत बड़ा मनसबदार बनाया जाएगा, आपके राज्य को आधा राज्य आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक की बातें हमें देखने को मिलती है। तो ये निश्चित बात थी कि अगर प्रताप जो थे वो अगर अकबर की बात मान लेते, तो सुख सुविधा, साधन, सत्ता, इनकी उनके पास कोई कमी नहीं थी। वो एक अच्छा सा जीवन अपना खुद जी सकते थे, अपने परिवार को वो जीवन दे सकते थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि प्रताप ने उन सभी चीज़ों को ठुकराया, उन सुविधाओं को ठुकराया, उन प्रलोभनों को ठुकराया, और उन्होंने उसको स्वीकार किया, संघर्ष को स्वीकार किया। और उस संघर्ष को स्वीकार करने के पीछे उनका एकमात्र कारण जो था, मेरा मानना है कि वो ये मानते थे कि ये जो अकबर है ये विदेशी है और मुगल सत्ता बाहर से आई है। भारत पर आकर के इन्होंने अपनी शक्ति के बल पर, अपनी तोपों और तलवारों के बल पर अपना शासन कायम किया है। ये इस मातृभूमि के बेटे नहीं हैं। और चूंकि ये जो सांगा और कुंभा के समय में जो था, जो पूरा अफगानिस्तान तक जो है मेवाड़ का शासन हुआ करता था, तो ये पूरा जो मेरी मातृभूमि है और मेवाड़ की प्रजा को, इस मातृभूमि को स्वतंत्र रखना मेरा दायित्व बनता है। मैं व्यक्तिगत या पारिवारिक रूप से सुख सुविधाओं का उपभोग नहीं करूंगा जी। ये सबसे बड़ा एक जो पॉइंट है वो ये कि जब ये नेतृत्व आराम कर सकता है, नेतृत्व एक ऐशो आराम के साथ जीवन बिता सकता है, लेकिन वो वैसा न करके अगर उस संघर्ष के जीवन को अपनाता है, तो ये एक ऐसा पहलू है जो मेरे जैसे तो क्या, जो भी उसके निकट जाएगा, मेरा मानना है कि उसको संघर्ष के लिए वो उसको हमेशा के लिए तैयार कर देगा, वो उसको वैसा बना देगा। और मेरा मानना है कि प्रताप का सबसे बड़ा जो आप देखें कि वियतनाम का जो अभी संघर्ष चला अमेरिका के साथ, लंबा दीर्घावधि संघर्ष था जी। और वियतनाम एक विश्व पटल पर एक छोटा सा राष्ट्र है, और ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड पावर के रूप में लंबे समय तक स्थापित है, आज भी है जी। उसके सामने वियतनाम का टिकना एक छोटा सा राष्ट्र,
अंततो गत्वा वियतनाम को सफलता मिलती है अपनी स्वतंत्रता के लिए। और जब उनके विदेश मंत्री से, विदेश सचिव मंत्री से बात पूछी जाती है कि आपने इतनी बड़े वर्ल्ड पावर के सामने इतने लंबे समय तक युद्ध किया, इसकी इंस्पिरेशन, आपकी प्रेरणा क्या थी? उस प्रेरणा में वो कहते हैं कि भारत के अंदर राजस्थान क्षेत्र है, राजस्थान में मेवाड़ है, और मेवाड़ में जो महाराणा प्रताप है, उन महाराणा प्रताप के कैरेक्टर से, चरित्र से, उनके संघर्ष से हमें ये प्रेरणा मिली कि हम लड़ सकते हैं। तो आप सोचिए कि ये ऐसे महापुरुष हैं, ये ऐसे वीर पुरुष हैं कि जिनकी जो प्रेरणा है, उनकी वीरता, स्वाभिमान की, उनकी संघर्ष की जो चेतना की यात्रा है, वो किसी देश की बाउंड्री को नहीं मान रही है, वो देश देशांतर जाकर के उनको भी प्रेरणा दे रही है। तो ये एक ऐसी प्रेरणा है जिसको सहज रूप से प्रताप के चरित्र से लिया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा तथ्य है इसको लेकर के। अब चूंकि इस तरह की उपलब्धियां रही कि कई, मैं मानता हूं कि वो सम्मान मेरा नहीं किया गया, ये प्रताप के प्रति जो जिनका प्रेम था, उन्होंने उस प्रताप के सम्मान का जो प्रकटीकरण है, या उनके अंदर जो एक भाव था, एक आवाज़ थी, या उनके अंदर जो एक विचार था, उस विचार को जब उन्होंने एक मूर्तिमंत रूप में देखा, या इतिहास के पन्नों के रूप में आते हुए देखा, तो उन्होंने काफ़ी सम्मान, हल्दी घाटी पर भी मेरा सम्मान किया गया, हल्दी घाटी गौरव के नाम से सम्मान मिला, आमेट में भी सम्मान किया गया, अलग अलग जगह पर चित्तौड़ में सम्मान किया गया। तो मेरा मानना है ऐसे कई अनेक सम्मान मेरे हुए हैं। और पंजाब के गवर्नर जो हैं, उन्होंने भी बीएन कॉलेज में एक बड़ा कॉन्फ्रेंस था, उसमें प्रताप के नाम का कॉन्फ्रेंस था, इसलिए चूँकि एक गेम चेंजर के नाते, एक नया काम करने के नाते मेरा सम्मान किया गया। ऐसे अनेक जो हैं वो पक्ष मुझे जीवन में मिले, जिनको मैं मतलब कि बड़े अहोभाव के साथ स्वीकार करता हूँ। और ये मानता हूँ कि ये मैडम एक सबसे बड़ी बात जो है कि वो जो कीट होता है, उस कीट को कोई भी ईश्वर के मस्तक पर नहीं चढ़ाता। कीट को कभी ईश्वर के मस्तक पर नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन जब वो कीट किसी फूल की संगति को धारण कर लेता है, तब वो फूल के माध्यम से ईश्वर के मस्तक पर भी, उस मूर्ति के मस्तक पर भी चढ़ जाता है। क्या बात? तो मेरा ये मानना है कि मेरी स्थिति इस कार्य क्षेत्र में उस कीट जैसी है। हाँ, लेकिन इस इतिहास के पन्नों के लिए जब मैंने प्रताप का सानिध्य, सत्संग, प्रताप का जो एक सतत आभास मुझे मिला, उस कारण से मैं भी जो है वो इतिहास के काल पुरुष के चरणों में पुष्प के साथ चढ़ने में मैं सक्षम हो पाया। ये सिर्फ उस प्रताप को चाहने का, प्रताप पर कार्य करने का एक परिणाम है। सर, आपने शुरुआत में कुछ ताम्र पत्रों की बात करी थी। क्या हल्दी घाटी के युद्ध के बाद कुछ ऐसी मुहर थी जो चलती थी, जो प्रताप की थी? ऐसा है कि आप देखें कि हम आपके रिसर्च के बाद जो आप परिणाम आप बताना चाह रहे हैं वो हम आप देखें कि प्रताप की मुहर की आपने चर्चा की जी। प्रताप एकमात्र शासक, इसलिए मैंने कहा कि आप जैसे कि एक उनका मैंने राज तिलक का जिक्र किया। राज तिलक के अंदर आप सोचें उस समय राजतंत्र था, और उस राजतंत्र के अंदर प्रजा आकर के आपको शासक बना रही है। मैं मानता हूं कि राजतंत्र के अंदर प्रजातंत्र की सबसे बड़ी गूंज मध्यकाल में प्रताप के समय गूंजी थी। आज हम देखते हैं कि डेमोक्रेटिक हमारा जो वे है, उसमें भी कई राजतंत्रीय निशान हमारे को मिलते हैं। लेकिन उस वक्त के राजतंत्र में आप देखिए कि प्रजातंत्र का इससे अच्छा स्वरूप आपको क्या मिलेगा कि जहां पर प्रजा आकर के राज तिलक कर रही है। तो ऐसे प्रताप के अनेक चरित्र के, उनके जीवन के पहलू हैं। उन्हीं एक दो पहलुओं को मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि जिस तरह के ये पहलू है, प्रताप ने कभी भी अपने लिए या अपने नाम के लिए या अपने स्वयं के लिए पूरे जीवन में कहीं कुछ नहीं किया, जैसे अन्य शासकों ने हमेशा किया है। चाहे वो मेवाड़ के शासक रहे हों, चाहे वो दिल्ली के शासक रहे हों, चाहे वो किसी के भी शासक रहे हो। आप देखिए कि इस हिंदुस्तान का जो बादशाह है वो अल्लोपनिषद अपने नाम से लिखवाता है 1580 में। उपनिषदों का चूंकि भारत में महत्व है, तो अकबर अल्लोपनिषद लिखवाता है और उसका नाम अल्लोपनिषद देता है, और उस अल्लोपनिषद के माध्यम से अपने आप को स्थापित करना चाहता है। अकबरनामा जो है अपने नाम से लिखवाता है, अकबरनामा। आप देखिए कि प्रताप के काल में जितना पंडित चक्रपाणी मिश्र ने लेखन किया है, प्रताप ने कभी भी अपने नाम से प्रताप चरित या ऐसा एक भी कोई पुस्तक आपको नहीं मिलेगी। उस पुस्तक का नाम भी आपको मिलता है विश्व वल्लभ। विश्व वल्लभ
मतलब विश्व पूरी ह्यूमैनिटी के लिए उनकी तरफ से चैरिटी, ये कल्याण है, विश्व जी। कल्याण के लिए, विश्व को खुश रखने के लिए, विश्व कल्याण के लिए पुस्तक है। तो आप उस प्रताप के उस इन चीजों से प्रताप के उस कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। जी। अब चावंड के जो महल हैं, वो चावंड के महल इतने सादा बने हुए हैं क्या कि उसकी आपको कल्पना नहीं कर सकते। क्या इतने भी राज प्रसाद सादा हो सकते हैं? मेरा मानना है कि जब वो सादा जीवन प्रताप का था, तो वो चीज उनके क्रियाकलापों में जो सादगी है, जो हमारे यहाँ कहा है कि सादा जीवन और उच्च विचार, मैं मानता हूँ उसके बड़े सबसे बड़े मानक थे प्रताप, जिन्होंने अपने महल भी, क्या वो अच्छे महल नहीं बना सकते थे? जी बिल्कुल बना। तो उन्होंने सादा महल बनाए, क्योंकि उनका मानना था कि संघर्ष की जो पीठिका है या संघर्ष का जो अधिष्ठान है, वो उस पर तय करता है कि एक शासक तो आराम से रहे और प्रजा संघर्ष करती रहे। वो संघर्ष कभी भी लंबे समय तक नहीं होता है, बड़ी शक्ति के साथ में नहीं होता है। अगर हमें बड़ी शक्ति से मुकाबला करना है तो उस नेतृत्व को तभी तो आप देखें कि हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सोने चांदी की जो थालियां थी उसमें खाने के लिए मना कर दिया था, कोमल सैया का त्याग कर दिया था, और ये कहा था कि जब तक मतलब कि मातृभूमि को मैं पूरी स्वतंत्र नहीं करा देता हूँ, तब तक मैं किसी भी ऐशो आराम की या इन साधन सुविधाओं का मैं उपयोग नहीं करूंगा। ये एक बहुत बड़ा आदर्श होता है, जो कहा नहीं उन्होंने किया। आज प्रताप के कैरेक्टर से सबसे बड़ी चीज जो हम सीख सकते हैं वो कथनी करनी की एकता है। जी। आज बहुत कुछ नैतिक मूल्यों पर लेकर के कहा जाता है, आदर्शों की बात की जाती है, हम मूल्यों की बात करते हैं, हम शाश्वत मूल्यों की बात करते हैं, लेकिन आप देखिए कि जब वो लकीर खींची जाती है, उसकी परिणति होती है, तो वो ऐसी नहीं होती है। लेकिन प्रताप के चरित्र में आप देखिए कि उन्होंने कहा नहीं था, और कहा भी था तो वैसा अक्षरशः उन्होंने आज जन्म आ मृत्यु पर्यंत उन्होंने पालन किया। तो वो नेतृत्व का गुण होता है, और ये मैं मानता हूँ कि सच्चा नेतृत्व जिसको कहते हैं, वो सच्चा नेतृत्व प्रताप का था। इसी कारण आप देखिए कि एक बहुत बड़ा पहलू है कि 1568 में चित्तौड़ पर अकबर का आक्रमण होता है, जिसके समय जौहर भी हुआ है, ठीक है ना, वो आप बड़ा इशू है। तो 1568 में जब चित्तौड़ के किले की प्राचीरों को तोड़ने के लिए तोपों को लाया जाता है, तो लेकिन वो प्राचीरें इतनी हाइट पर थी कि वो गोले नहीं दागे जा सकते थे। तो उसके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई गई कि किस तरह से मतलब कि उनको एक मतलब कि चबूतरे ऐसे बनाए जाएं, ऐसी प्राचीरें बनाई जाए जिसपे तोपों को रखा जाए और फिर उस पर अटैक किया जाए। तो उसके निर्माण के लिए बदायूनी और ये लिखते हैं, पर्शियन सोर्सेज में आता है, अबुल फजल भी लिखता है कि वो जो हम सोच रहे थे कि ऐसा मतलब कि चबूतरे बनाने हैं, तो हम सोच रहे थे कि इसमें 15-20 दिन लग जाएंगे, लेकिन जब हमने सोने की असरफियों की थैली खोली तो मेवाड़ की जनता इतनी गरीब थी कि उस पैसे के लोभ में उन्होंने वो जो 20 दिन का काम था वो 10 दिन में कर दिया, और जबकि उन्हीं के किले को तोड़ने के खिलाफ वो काम हो रहा था, तब भी उन्होंने उसमें पूरा सहयोग दिया। ये 1568 की स्थिति है, ठीक है। अब 1576 की स्थिति जो है, कितने सालों का अंतर है? 8 सालों का अंतर है। 8-9 सालों का अंतर है। 8-9 सालों में मेरा मानना है कि कोई पूरी पीढ़ी नहीं बदल जाती। 25-30 साल में एक पीढ़ी का बदलाव होता है, वही पीढ़ी थी। अब आप देखें कि पर्शियन सोर्सेज लिखते हैं, अबुल फजल लिखता है कि हम घूमते रहे, सोने की हमने थैलियां खोल दी असरफियों की, कि कोई हमें प्रताप का पता बता दे कि प्रताप कुंभलगढ़ में है, कि गोगुंदा में है, कि ये आवरगढ़ की पहाड़ियों में है या चावंड की पहाड़ियों में है, प्रताप किस तरफ है। लेकिन एक भी व्यक्ति अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था, किसी लोभ में कोई व्यक्ति नहीं आ रहा था। मेरा आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ा एक प्रश्न है कि 8 साल पहले जब पैसे के लिए, सोने की असरफ के लिए, हम हमारी चित्तौड़ के किले को गिराने के लिए, मजदूरी के लिए एक मेवाड़ का आदमी मजदूरी कर सकता है, तो मेरा मानना है कि 8 साल बाद में प्रताप को बताने के लिए उसने मुंह क्यों नहीं खोला। इसके लिए निश्चित रूप से उस शासक की उस सादगी का, कथनी करनी का, उसके चरित्र का वो प्रभाव होगा जिसने उस आदमी को नीचे तक बदल दिया था। इसी कारण से वेद प्रताप वैदिक ने भी कहा था कि इन्होंने जो एक राष्ट्रवाद का, जो एक राष्ट्रीयता की जो बात कही है, वाकई में वो टॉप टू बॉटम जाएगी। और तो हमें इन चीज़ों को साथ में रखना पड़ेगा। आप देखें कि प्रताप ने जो उस समय आप देखें कि प्रताप के पहले तक, उदय सिंह के पहले तक हमारी जो युद्ध नीति है, उस युद्ध नीति का सारा जो अधिष्ठान है वो किले हुआ करते थे।
आप देखें कि पूरे इतिहास में मिलेगा कि चाहे हमारा दक्षिण हो, चाहे हमारा मतलब कि उत्तर भारत हो, पूरे भारत की जो हम हिस्ट्री देखेंगे कि अगर किले पर किसी शासक का अधिकार हो गया तो ये माना गया कि पूरे राज्य पर उसका अधिकार हो गया। एक बहुत बड़ा एक पहलू उस समय का आया है। क्या अब ये जो बदलाव है, ये बदलाव उदय सिंह ने सबसे पहले चित्तौड़ छोड़ करके किया 1568 में, जिसको छापामार युद्ध नीति का गुरिल्ला का शुरुआती दौर कहा जा सकता है। क्या तो और उसका जो मतलब कि सही प्रयोग जो है, उसका जो चरमोत्कर्ष है, वो में प्रताप की हल्दीघाटी के युद्ध में देखने को मिलता है कि उन्होंने कहा नहीं, किला नहीं, हम अरावली का प्रयोग करेंगे। और इस अरावली के माध्यम से हम, क्योंकि प्रताप जो थे वो धनुर्विद्या के भी जानकार थे, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्र नीति में, चाणक्य नीति में ये जो हमारा धनुर्वेद है उसके बारे में काफ़ी चीज़ें, चक्रव्यूह जैसे आपने एक पॉपुलर नाम महाभारत में सुना होगा, चक्रव्यूह वगैरह, इस तरह के कई व्यू होते हैं। चक्रव्यूह है, मकड़ व्यू है, सर्प व्यू है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इन चीज़ों को युद्ध नीति में देखा है। इस कारण भी काफ़ी गेम चेंजर माना गया, नवाचार माना गया कि हल्दीघाटी का जो आकार है वो सर्पिला आकार है, और सर्प के मुंह में जो चला जाता है वो फिर जिंदा बच नहीं सकता। तो उस सर्प व्यू का प्रयोग प्रताप ने, इसलिए प्रताप मेवाड़ी बाग में मांडल की तरफ नहीं गए, वो यहीं रुके रहे, क्योंकि कहीं न कहीं उनके अंदर था कि इसी मतलब कि सर्प व्यू बना करके यहाँ पर मुगलों की सेना को शिकस्त दी जाएगी, जो दी गई। आपने कहा था कि सिक्का, इसलिए प्रताप का जो एक सादगी वाला, प्रताप का जो लोक संग्रह है, प्रताप जनता के लिए जिया। प्रताप का संघर्ष सत्ता पाने का या सत्ता हटाने का नहीं था मैडम। प्रताप कभी भी, अगर सत्ता पाने का बात होती तो अकबर के काफी प्रपोजल्स थे। मेरा मानना है कि अगर प्रताप अधीनता स्वीकार कर लेते तो वो उस मुगल शासन में नेक्स्ट टू अकबर होते, तो ये कम नहीं था। जिन छोटी छोटी चीजों के लिए राजपूताना के अन्य शासकों ने अकबर के सामने हाथ फैला दिए थे, मांग उनकी झोली भर दी गई थी, वहां प्रताप की झोली में डाला जा रहा है, लेकिन प्रताप ठोकर मार रहा है। आप देखिए तो उस करेक्टर को हमें समझना पड़ेगा कि वो मिट्टी का बना हुआ इंसान है, तो उन्होंने कभी भी ऐसा कोई भी काम अपने नाम से हो, एक भी काम नहीं किया कि, क्योंकि वो शायद उस सत्य से वाकिफ थे कि इस संसार में जो व्यक्ति आता है वो बड़ा मतलब कि अस्थायी रूप में आता है। शाश्वतता उसके गुणों की होती है, उसके कामों की होती है। इसकी नाम की शाश्वतता जो है गुणों से बनती है। इसलिए प्रताप ने कोई भी ऐसा कि मैं अपने नाम से अकबर ये प्रताप नामा लिखवा दूं, या आप देखिए उस समय 4-5 बुक्स लिखी गई, क्या मतलब कोई वृक्षायुर्वेद पर है, कोई मूर्त मार्तंड पर है, तो कहीं प्रताप का नाम कहीं नहीं है। एक बड़ी खूबसूरती है। तो इससे लगता है कि वो आदमी कितना डिटेच था, निष्कामता थी जीवन में। इसलिए उन्होंने हमेशा वो जो सिक्के चले आ रहे थे, जो उनके पूर्वजों के सिक्के थे, उन्हीं सिक्कों को मुद्रा के रूप में जारी रखा था। इसलिए नए सिक्के चलाना वो शासक करता है जिसके अंदर महत्वाकांक्षा की, अपने नाम की चाह होती है। इसलिए हम देखते हैं कि बहुत से शासक ऐसे हुए हैं जिन्होंने समय समय पर जो है करेंसी अपने नाम से चलाई। हम एंशिएंट पीरियड में भी समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त के हमें ऐसा देखने को मिलेगा कि अलग अलग सिक्के मिलेंगे, मुद्राओं में परिवर्तन होता आया। बाद में भी अकबर ने भी जो है अपनी मुद्राएं चलाई। हम देखते हैं कि हुमायूं के समय में एक फ्रेज भी है कि एक दिन के लिए जब उसकी प्राण रक्षा करने वाले को शासक बना दिया गया तो उसने चमड़े के सिक्के भी चलाए थे। तो हमारे इतिहास में एक फ्रेज भी चलती है, आपने सुना होगा कि चमड़े के सिक्के चलाना। तो ये सिक्के चलाए हैं, लेकिन प्रताप का जो हमें प्रताप के पूरे उस विग्रह को हमें समझना पड़ेगा। तो ये सिक्के प्रताप ने जो एक ट्रेडिशनली जो उनके पूर्वजों के चले आ रहे थे, उन्हीं सिक्कों के माध्यम से उन्होंने अपना सिस्टम चलाया, और वो सारी चीजें जो है वो यथावत रही। और सबसे सिक्कों के रेफरेंस में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उस समय मुगलों के सिक्के भी मेवाड़ में नहीं चलते थे। अगर वो हल्दीघाटी का युद्ध जीते होते तो मुगलों की करेंसी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज होती है कि करेंसी का चलना, आज भी हम करेंसी को लेकर के मानते हैं कि करेंसी जिसकी होती है उसका शासन माना जाता है। एक सबसे बड़ा तथ्य है। ये बहुत बड़ा तथ्य है कि अगर ये होता, आप देखिए कि जहाँ जहाँ मतलब कि मुगल सेनाओं ने, जैसे चित्तौड़ के किले को उन्होंने जीता, मांडल को जीता, या और भी जहाँ जहाँ उन्होंने बंगाल, बिहार, गुजरात वगैरह सभी और राजपूताना के अन्य क्षेत्रों को जीता, वहाँ पर उन्होंने अपने फौजदार और चौकीदार नियुक्त किए। मेवाड़ में, गोगुंदा में या हल्दीघाटी में कोई उनका फौजदार नहीं था, जबकि एक परंपरागत रूप से किया है। आप देखिए कि मानसिंह जो है, मुगल काल में सबसे बड़ी जो उपाधि होती है
वो उपाधि मानसिंह को अकबर ने दी थी जी। और वो उपाधि थी फरजंद। फरजंद एक फारसी शब्द है और फरजंद का मतलब होता है बेटा। अच्छा। और बेटे से बड़ी कोई उपाधि नहीं हो नहीं सकती। वो मानसिंह को मिली हुई थी। जी। तो आप समझ सकते हैं कि मानसिंह कितना लाडला था। और उसके पीछे प्रताप की अकबर की कूटनीति थी, क्योंकि मानसिंह के माध्यम से इन राजपूतों के पूरे राजपूताना पर उन्होंने अधिकार कर लिया था जी। छोटी बेटी का व्यवहार बन चुका था। क्या सामाजिक संबंध बन गए थे जी। क्या। और सारे जो राजपूत थे वो अपने ही देश में वो मुगलों के लिए लड़ने के लिए सेना के रूप में काम आने लगे थे। तो उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। ये अकबर की कूटनीति थी। क्या काफी इतिहासकारों ने इसको अकबर की उसमें देखा है क्या, धर्मनिरपेक्षता के रूप में। ये एक जो बड़ा आधुनिक शब्द है जिसको भी मध्यकाल में डाला है। मेरा ये मानना है कि ये अकबर की कूटनीति थी, डिप्लोमेसी थी। और उस डिप्लोमेसी को तोड़ने के लिए प्रताप ने सबसे बड़ा काम किया कि उन्होंने कभी भी उनके सामने इस तरह की संधि वार्ता नहीं की और संधि वार्ता को ठुकराई। इसलिए मैंने जो इतिहास में जिक्र किया है वो प्रताप का जो प्रारंभिक काल है उसको कूटनीति का अर्धदशक माना है। इतिहास में ये चीज पढ़ी जानी चाहिए, कूटनीति का अर्धदशक, जो 1572 से लेकर के 76 तक का काल है। और 76 से लेकर के 86 तक का जो काल है वो संघर्ष का काल है। वो सतत संघर्ष का काल है और संकल्प सिद्धि का काल है। प्रताप जीते हैं वो काल के रूप में एक दशक माना है। और 86 से लेकर के जो उनका जो 1597 तक का जो काल है, जो उनका जो है जो उनका निर्माण होता है उस समय तक का जो काल है उसको उपलब्धि के रूप में, चरमोत्कर्ष के रूप में, क्या संकल्प के शिखर की सिद्धि के रूप में, सिद्धि काल के रूप में मैंने इतिहास में जिक्र किया है। आप देखें कि राजस्थान विश्वविद्यालय जो हमारे यहाँ का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय है, वहाँ पर मेरी जो बुक है वो स्नातकोत्तर स्तर पर एमए के लेवल पर 20 नंबर के लिए डिस्कशन के लिए रेफरेंस बुक के रूप में पढ़ाई जाती है। और प्रताप के ऊपर 20 नंबर का एग्जाम में डिस्कशन के लिए प्रश्न आते हैं। ये इसके बाद में चेंज हुआ है। मैं इसके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय के एकेडमिक काउंसिल को भी आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बड़ा कार्य किया कि आज पाठ्यक्रम में सबसे बड़े लेवल पर ये चीज़ पढ़ाई जा रही है। और प्रताप को इतना मतलब कि स्थान मिला है। और आगे भी ये मैं आशान्वित हूँ कि ये जो एक दौर चला है और इसमें सबसे बड़ा योगदान प्रिंट मीडिया का रहा जी। इलेक्ट्रॉनिक। अब तक सर कितनी बुक्स आप लिख चुके हैं? अब तक प्रताप पर इंडिविजुअली मैं 4 बुक्स लिख चुका हूँ, प्रताप पर जी, अलग अलग आयामों से। पहली तो मेरी राष्ट्र रत्न महाराणा प्रताप है। सारा ये रिसर्च बेस्ड है जी। इसमें आप देखेंगे कि वो उस समय के जो ताम्रानुशासन है या जो पट्टे परवाने हैं उन भी मेरे को शामिल किया गया, उनको भी पहली बार इसमें प्रकाशित मैंने किया है जी। फर्स्ट टाइम ऑन द रिकॉर्ड जो है वो इसके अंदर आए हैं। ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगे। ये आपका ये जो हल्दी घाटी के बाद में जो पट्टे परवाने जो जारी किए थे ये आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अच्छा। ये सारे जो है इसमें मैंने जिक्र किया है। एक दूसरा आप देखें कि बहुत बड़ी इतिहास में एक भ्रांति थी कि शक्ति सिंह जी महाराज को लेकर के कि शक्ति सिंह ने मुगलों को खेमे में चले गए थे, उन्होंने मुगलों को सपोर्ट किया था, गद्दार तक मतलब कि ऐसा हमने की उदंतियों में भी और इसके लगभग थोड़े छोटे मोटे पर्यायवाची शब्दों से इतिहास में भी हमने पढ़ा। इस पर भी मैंने कार्य किया मेरी इस रिसर्च में जी। और जो उनको ठिकाने दिए गए थे उनको 3 जागीरें वतन जागीरें दी गई। वो 3 वतन जागीरें थी भिंडर, भैंसरोडगढ़ और बेगू। इन जागीरों पे मैंने जाकर के मैंने देखा कोई पुराना मिले तो एक ऐसा परवाना मुझे मिला। उस परवाने में इस तरह का रेफरेंस आया था कि जहां पर मतलब कि प्रताप ने चावंड के डेरे से ये 3 जागीरें उनको अलॉट की कि आपने हल्दी घाटी के युद्ध में मेरी मदद की है उस दंगे में। बहुत बड़ा प्रमाण है। तो ये मैं मानता हूं कि उस भ्रांति को वॉश आउट कर देता है। और आज भी वो जागीरें जो हैं वो 3 जागीरें उन्हीं शक्ति सिंह के वंशजों के पास में है। ये इसका सबसे बड़ा प्रमाण है जी। इसलिए पट्टा झूठा हो नहीं सकता, वो परवाना झूठा हो नहीं सकता। अगर आज वो जागीरें किसी दूसरों के पास में होती तो फिर ये मान लिया जाता कि हो सकता है कि ये परवाना कोई गलत हो। लेकिन आज वो जागीरें 3 जागीरें वो
महाराज शक्ति सिंह जी के वंशधरों के रूप के पास में ही है और मैंने उन्हीं वंशधरों से प्राप्त किया और इस भ्रांति को भी मैंने इतिहास में निवारण करने की कोशिश की है। एक आप देखेंगे कर्नल टोड ने जो लिखा कि जो कि मैं मानता हूँ कि कर्नल टोड एक बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनका राजस्थान के इतिहास को लेकर के जो उन्होंने एनाल्स लिखा है वो बहुत बड़ा योगदान है कि उन्होंने राजस्थान के इतिहास को संकलित किया और उन्होंने लिखा है कि मैं संकलन कर रहा हूँ। और उन्होंने चूंकि बहुत सी चीजें किंवदंतियों के आधार पर, दंत कथाओं के आधार पर भी उन्होंने लिखा, लेकिन बाद के इतिहासकारों ने क्या है कि उनको इतिहासकार मानते हुए जबकि वो खुद लिख रहे हैं कि मैं संकलन कर रहा हूँ। अब इस संकलन में क्योंकि उन्होंने जो गिरदावर्त है जिसको हम पटवारी वगैरह कहते हैं उनके माध्यम से सारी सूचनाएं उन्होंने मंगवाई थी, तो उन्होंने कहा कि ये संकलन है, किंवदंतियां भी थी, दंत कथाएं भी थी, ये सारी चीजें थी। तो ये सारी चीजें थी तो उनको उन्होंने मतलब कि उस ढंग से दिया, लेकिन उन्होंने वहां पर प्रताप के घास की रोटी खाने का जिक्र किया। ये एक बहुत बड़ा पहलू है जो मैं, चूंकि मुझे आपने मौका दिया है तो मैं इसको, जो मैंने रिसर्च में भी इसको क्लियर किया है क्योंकि मैंने इसकी इकोनॉमिक हिस्ट्री पर भी कार्य किया। अच्छा। कि उस समय का जो आर्थिक आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं, क्या आर्थिक आंकड़े ये इसकी गवाही देते हैं क्या कि मेवाड़ की स्थिति ऐसी थी या प्रताप की स्थिति ऐसी थी कि उन्हें मतलब कि घास की रोटी खाने के लिए मजबूर होना पड़े। इस चीज ने, क्योंकि ये साहित्य में चीज आई जी। और कर्नल टोड के लिखने के बाद ये कालांतर में इतिहासों में भी आती चली गई और फिर कविताओं में भी श्याम नारायण पांडे वगैरह इन्होंने कविताओं में भी लिख दिया और फिर इसकी लोकप्रियता मिल गई। बिल्कुल मैं मानता हूँ कि साहित्य की अपनी एक संवेदना होती है, साहित्य अपनी बात अभिधा, लक्षणा और व्यंजना में करता है। तो लक्षणा शक्ति से ये बात कही थी प्रताप के उस संघर्ष की जीवटता को बताने के लिए जी। तो मैं उस साहित्य की संवेदना को स्वीकार करता हूँ। साहित्य के लिए ये चीज जो है पूज्य है, मेरे लिए आदरणीय है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य के रूप में मैं इसको स्थान नहीं देता हूँ। आप देखें कि मेवाड़ के अंदर आज भी हम बथुए की रोटी खाते हैं जी। हम हरी मेथी की रोटी खाते हैं, हम दाल के छिलकों की कौरमे की रोटी खाते हैं, चील की भाजी की रोटी खाते हैं। मेवाड़ की जो परंपरागत जो कल्चर है उस कल्चर को वो कर्नल टोड जैसा जो पाश्चात्य विद्वान है जी। वो उन परंपराओं को नहीं समझ सकता था। तो उसकी जो अज्ञानता है या उसका जो अनजानापन है वो क्षम्य है, लेकिन जो मेवाड़ के इतिहासकार या जो भारत के इतिहासकार इन परंपराओं को, इन रिचुअल्स को जानते हुए भी अगर इस चीज को मेंटेन करे हुए रहे, मेंशन किए हुए रहे, मुझे उनके ऊपर बड़ा मतलब कि धिक्कार आता है कि उन्होंने किस तरह से उनको इन चीजों को स्वीकार कर लिया। मैं मानता हूं कि आज भी मेवाड़ के अंदर वो मूल्य बचे हुए हैं कि जहां पर आज भी कोई पड़ोसी या गाँव के अंदर विशेष करके कि आज कोई भूखा है तो उसको खाना खिलाया जाता है, तो आज के 500 साल पहले इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि प्रताप जैसे व्यक्ति को मतलब कि घास की रोटी खाने के लिए मजबूर होना पड़ा होगा। ये हमारे नैतिक मूल्यों पर, हमारे, क्योंकि आज जो मेवाड़ का नाम है विश्व पटल पर वो सबसे बड़ा मानव मूल्यों को लेकर के है, नैतिक मूल्यों को लेकर के है, स्त्री विमर्श को लेकर के, नारी सम्मान को लेकर के है। ऐसी प्रताप के जीवन की घटनाएं कि जिनके माध्यम से एक बहुत बड़ा तमाचा उन्होंने मुगलिया सभ्यता और संस्कृति पर डाला था, ऐसी अनेक घटनाएं हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये जो चीज है कि इसके माध्यम से हमें देखना चाहिए उनको कि ये जो है तो वो एक साहित्य के में लिए ठीक है, हम संघर्ष को समझे, संघर्ष की विभीषिका को समझे, लेकिन इतिहास में ये कि और मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है कि जब भारत में आज मैं देखता हूँ कि बड़े से बड़े राजनेता या बड़े से बड़े, मैंने देखा एक दो राष्ट्रपति भी, उन्होंने कहा कि प्रताप ने घास की रोटियां खाई थी जी। तो मैंने उनको पत्र भी लिखे। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मैंने उस समय का आर्थिक सर्वेक्षण किया। आप देखें कि रामशाह तंवर जो ग्वालियर से आए थे उनको 700 रुपए पर डे, आज से 500 साल पहले 700 रुपए प्रतिदिन मेवाड़ की मिलिट्री को, भील गरासिया, ये जो जनजातियों की जो सेना थी, इस सेना को ट्रेंड करने के लिए, तकनीक सिखाने के लिए 700 रुपए पर डे देते थे। इतना जब सेना पर खर्च किया जा रहा है तो आप बताइए कि क्या इतनी, अब सब उन्होंने वन भ्रमण का
तुलुगुमा पद्धति जो छापामार युद्ध नीति है उसके कारण उन्होंने अरावली को पूरा अपना जो है व्यापक स्तर पर लिया। वो भटके नहीं थे, वो उनकी स्ट्रेटेजी थी। उन्होंने सादा जीवन अपने उस नेतृत्व क्षमता को प्रजा को अपने से जोड़ने के लिए अपनाया था। क्या तो उन मूल्यों को समझते हुए प्रताप के उन तथ्यों की समीक्षा की जानी चाहिए। अगर हम उनको नजरअंदाज करके अगर इतिहास लिखेंगे तो अभी तक जैसा लिखा हुआ था वैसा ही होगा। लेकिन मैंने इसमें एक मतलब कि मेरी एक लघु प्रयास मैंने किया, और आप जैसे लोगों के माध्यम से जो मीडिया कर्मी हैं उन्होंने एक सशक्त माध्यम है, उन्होंने इस चीज को सकारात्मक रूप से उठाया। उस कारण से और आज भी आप उस कड़ी के एक अहम कड़ी के रूप में मेरे सामने है। मुझे बड़ी खुशी है कि ये और भी आगे जो है इसका जो भविष्य है क्या इस तरह के कार्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। और मैं मानता हूँ कि इन चीज़ों को आगे तक जाने में और यहाँ और भी आज भी कहीं जो हिचकिचाहट सी है कहीं हम देखते हैं कि जो एक हम अक्सर देखते हैं कि कहीं आ जाती है क्या। बदायूनी ने एक बड़ी जोरदार बात मैं सोचता हूँ कि बदायूनी ने लिखा है कि उस समय जब वो कि हल्दीघाटी के युद्ध की एकमात्र उपलब्धि खाली राम प्रसाद हाथी था। क्या लिख रहा है बदायूनी जी कि हल्दीघाटी के युद्ध की एकमात्र उपलब्धि राम प्रसाद हाथी। ठीक है जी। इसके अलावा कोई उपलब्धि नहीं। मैं जिस रास्ते से गया वहां पर जब मैंने कहा कि मुगल जीत गए तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया। बदायूनी लिख रहा है। तो उस समय की जो प्रजा है वो प्रताप को हमेशा अजेय मानती रही। बदायूनी लिख रहा है जी। कि किसी को भी ये विश्वास नहीं आया, उन्होंने प्रताप को अजेय ही माना। इसलिए एकमात्र उपलब्धि मेरी ये खाली हाथी था। आप देखिए उस हाथी का नाम भी राम प्रसाद नाम था उसका, जो अकबर को बहुत प्रिय था। उसका नाम भी अकबर ने पीर प्रसाद कर दिया। ये एक बहुत बड़ा पहलू है हमारे भारतीय मूल्यों का कि जिस धर्मनिरपेक्षता की बात जो आधुनिक इतिहासकारों ने अकबर के परिप्रेक्ष्य में की है, मेरा उनसे बहुत बड़ा सवाल है कि हम एक जानवर का, एक पशु का नाम भी अगर किसी हिंदू देवता के नाम पर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो हमारी धर्मनिरपेक्षता के ऊपर मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा प्रश्न चिन्ह कोई दूसरा नहीं हो सकता। इसके ऊपर विचार की जरूरत है। हल्दीघाटी के युद्ध की बात करें और चेतक की बात ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम महाराणा प्रताप के जो प्रिय घोड़े थे चेतक, उनके बारे में भी आपसे जानना चाहते हैं। देखिए चेतक को लेकर के जो है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व में ऐसा एक उदाहरण जरूर थोड़ा बहुत मिलता है, वो है सिकंदर का। मैं आपके चैनल से शायद मैं अभी इसको लिख नहीं पाया, लिखा है मैंने, किताब में नहीं आया है, लेकिन आपके माध्यम से पहले चला जाएगा। उन्होंने भी अपने घोड़े को इंसान की तरह से, अपने सेनानी की तरह से प्यार किया। और जो उनका जो घोड़े की डेथ हुई उस स्थान पर जो अभी नगर बना हुआ है बार्सिलोना, ठीक है। और एक बड़ा एग्जाम्पल हमें प्रताप का देखने को मिलता है कि जहां पर उन्होंने चेतक को पशु के रूप में कभी स्वीकार नहीं किया, अपने एक सेनानी के रूप में, अपनी एक आत्मा के रूप में, मेवाड़ के एक वीर सेनानी के रूप में स्वीकार किया। और चेतक ने भी ऐसा ही रेस्पॉन्ड किया। क्योंकि आप देखें कि हम इस पंचभूतात्मक जो देह यष्टि है, इससे अलग अलग एक शरीर का आकार हो सकता है, लेकिन हमारे अंदर जो चेतना है, उस चेतना का जो रंग रूप है, उस चेतना का जो आभा मंडल है वो एक है, उस चेतना का जो प्रकाश है वो एक है। बाहर की देह यष्टि को लेकर के एक आकार अलग है पंचभूत का, लेकिन वो चेतना कहीं न कहीं जो है हम देखते हैं कि प्रताप की और चेतक की जो चेतना की जो यात्रा है वो एक सी है। इसलिए आप देखें कि चेतक का नाम लेने से मैं मानता हूँ कि अगर प्रताप के साथ चेतक का नाम नहीं लो, हल्दीघाटी का नाम नहीं लो, तो प्रताप का जो नाम स्मरण अधूरा माना जाएगा, अधूरा रहेगा। बिना चेतक के कभी भी वो पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता। प्रताप का जो स्मरण है, प्रताप का जो चरित्र है, या प्रताप की जो संघर्ष की गाथा है जिसको लेकर के आज हम यहाँ बैठे हैं, वो अधूरी सी रह जाएगी। आपने बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि चेतक को एक स्फूर्णा हमारे अंदर जो एक बनती है कि आप देखें कि चेतक की जो आप देखें, मैंने मेरी जो ये युगंधर प्रताप जो मैंने इसके बाद का जो एक प्रौढ़ एडिशन मैंने इसका नए चिंतन का निकाला, मैंने प्रताप का नाम इसमें युगंधर दिया, क्योंकि एक पूरे युग को जो प्रभावित करता है, युगों युगों को जो प्रभावित करता है। आप 500 सालों के बाद में भी आज हम प्रताप के नाम को लेकर के बात कर रहे हैं।
आज वियतनाम प्रताप की बात करता है, आज विदेशों में भी प्रताप के नाम के, चेतक के नाम के चबूतरे बने हुए हैं। आज से साल भर पहले आसान पत्रिका में मेरा एक आर्टिकल था कि विदेशों में प्रताप के नाम पर, तो उसमें मैक्सिमम जगह चेतक के नाम पर है। आज आप देखिए कि घुड़ रेस जो होती है, घोड़ों की जो दौड़ होती है, क्या उस घोड़े की दौड़ में भी विदेशों में वो दौड़ हो रही है, लेकिन वहां जो घोड़ा जीतता है उसको चेतक कहा जाता है। ये इतना बड़ा आइकॉन, ये क्यों? ये जो उसके जो त्याग, समर्पण, उसकी जो वीरता रही है। तो मैंने इस पुस्तक में चेतक की जो नस्ल है, उस नस्ल के माध्यम से कि उसकी क्या नस्ल रही है उसको डिस्कस किया। वो अरबी नस्ल का घोड़ा था, उसकी अरबी नस्ल के घोड़े की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कितनी पीठ होती है, कितने अंगुल का, उसकी ऊंचाई, हाइट वगैरह, ये सारी मैंने इसमें डिस्कस की है। फर्स्ट टाइम इस तरह का एक चिंतन सामने आया, इसके पहले मुझे कहीं नहीं मिला था। उसको मैंने अश्वशास्त्र वगैरह सभी से टेली करते हुए जो घोड़ों के गुण रहे हैं, उसमें घोड़ों की मंडियां कौन कौन सी होती थी, ये घोड़ा कैसे खरीदा गया, उसका मैंने डिटेल दिया है। लेकिन वो डिटेल तो ठीक है कि इतिहास की चीज़ है, लेकिन इनकी इसकी जो खूबसूरती है वो आप देखिए कि मान सिंह जो है, जो अकबर के सेनापति हैं, जो विशाल सेना लेकर के आए हैं, साधन संपन्न हैं, वो हल्दीघाटी के युद्ध में हाथी पर बैठे हुए हैं, और जो प्रताप हैं वो घोड़े चेटक पर है। और प्राय आप देखें कि ये जो घोड़े होते हैं वो हाथी को फेस नहीं कर पाते। आप सामान्य रूप से देखना, क्या प्राणी शास्त्र के हिसाब से देखना, आप अध्ययन करना, प्राय जो है कि घोड़ा जो है वो हाथी को देख करके दूर हटेगा, हिनहिनाएगा, भाग करके चला जाएगा, डरेगा, जैविक है। लेकिन ये अरबी नस्ल के जो घोड़े होते हैं, इनके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने इनके इतिहास में पढ़ी कि ये बड़े वीर होते हैं और ये शेर का भी मुकाबला कर लेते हैं। कहते हैं कि चेतक के आगे हाथी का कवच, वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो ये एक सबसे बड़ी चीज है कि ये इनके अंदर डीएनए में है इनके, और वो जो चेतक है, और फिर प्रताप का जो संरक्षण मिला है, वो प्रताप का जो सानिध्य मिला है, प्रताप का जो स्पर्श मिला है, उस स्पर्श के कारण ऐसी नस्ल के अंदर और भी जो गुणवत्ता आनी थी, उस गुणवत्ता का जो चरमोत्कर्ष है वो चेतक के रूप में हमें देखने को मिलता है। कि और युद्ध के अंदर क्या है कि दूसरे घोड़े दूर हट जाएं, उसके लिए यह हाथी इसके घोड़े चेतक के आगे सूंड लगाई गई थी ताकि दूसरे घोड़े उसको रास्ता दे दें, क्योंकि हाथी को देख के घोड़े रास्ता दे देते हैं। वही तथ्य पे जो आपने बताया उसी पे मैं आपको ला रहा हूं। और इसीलिए आप देखें कि ये वो घोड़ा है जो हाथी के मस्तक पर अपने दोनों पैर टिकाकर उस पर आक्रमण करता है। ऐसा एक भी अश्व अभी तक नहीं हुआ है, क्या? और हाथी की सूंड पर तलवार बंधी हुई है, उसका भी भय नहीं खा रहा है, हाथी से भय नहीं खा रहा है, और अपने दोनों पैर उसके मस्तक पर टिका करके प्रताप जो है अपने भाले का आक्रमण करते हैं। और मान सिंह जो इतनी बड़ी सेना लेकर के 4 सालों की तैयारी के साथ में 3 महीने की क्रियान्वित युद्ध की तैयारी के साथ में करके जिस युद्ध को लड़ने के लिए, जिस आमने सामने के लिए आया है, वहां पर उस हाथी के ओहदे में छुप करके अपनी प्राण रक्षा करता है। फिर भी आप कहते हैं कि हल्दीघाटी का युद्ध मुगल सेना जीती थी। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है ऐसे ऐतिहासिक तोड़ मरोड़ कर पेश किए हुए तथ्यों पर। पहली बार प्रताप के सामने मतलब कि मुकाबला हुआ है, और वो हाथी पर बैठा हुआ इतनी सेना वाला व्यक्ति जान बचाने के लिए, अपने प्राण रक्षा के लिए सामना नहीं कर रहा है। तो ये जो भय की मानसिकता है, सामना न करने की जो मानसिकता है, ये हल्दीघाटी के युद्ध के निर्णय को बता देती है। तो मेरा मानना है कि चेतक का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखिए कि जब हाथी के सूंड से उनके पैर की जो है पिछले पैर की हड्डी कट गई, उसके बावजूद भी जब ये स्थिति प्रताप को पता चली, मैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा एक जिक्र आपको करना चाहूँगा कि जब सामंतों ने, मेवाड़ के सामंत जो कालामान वगैरह ये तो सभी जो लड़ रहे थे, इन्होंने जब अकबर की ये प्रताप की रियल सिचुएशन ये चेतक की बताई कि चेतक घायल हो चुका है, तो चेतक को प्रताप इतना प्यार करते थे क्योंकि वो उनका रात दिन का साथी था। अगर प्रताप को प्रताप बनाने में किसी का सबसे बड़ा योगदान अगर है तो मैं मानता हूं कि जयवंता बाई के बाद में सबसे बड़ा योगदान चेतक का है, उनकी माँ के बाद में सबसे बड़ा योगदान चेतक का है। तो वो उसको, और सामंतों का जो आग्रह था, वो सामंत जिन सामंतों ने उनका राज तलक किया था, क्योंकि हमारे यहाँ जो सामंतवाद रहा है
वो यहाँ पर ऐसा रहा है कि सामंतों की बात मानी जाती थी, क्योंकि वो मेवाड़ के हितैषी थे, किसी व्यक्ति विशेष के हितैषी नहीं थे। तो चेतक की परवाह करते हुए कि चेतक की टांग कट चुकी है, और दूसरा ये एक हल्दी घाटी की ये सेना 6 किलोमीटर भाग करके यहाँ आकर के रुकी है, वो भी झूठी अफवाह से रुकी है। मानसिंह होदे में छुप करके अपने प्राण बचा रहा है, और वो भाला जो लगा वो उसका जो हाथी पे आगे बैठा हुआ जो एरावत था, उसके जो चला रहा था हाथी को, उसके लगा। प्रताप ने समझा होगा कि मानसिंह मारा गया। एक ऐसी युद्ध में ऐसी स्थितियां बनती है, तो वो समझ करके और फिर चेतक की टांग कट जाना उसके लिए, और फिर सामंतों का जो आग्रह है, और फिर जो छापामार युद्ध नीति है उसमें जितना संपर्क का महत्व है उतना स्थान परिवर्तन का भी महत्व है जी। क्या, जिसको शिवाजी के रूप में हमें आगे देखने को मिलती है वो नीति जो है। तो वो अपने चेतक के जो प्रेम था वो वहां आप परिलक्षित कर सकते हो कि उन्होंने वो स्थान परिवर्तन किया, और चेतक जो है वो उनको लेकर के आया एक नाला जो है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है कि उस नाले को जो है इतना लंबा नाला कोई घोड़ा लांग सकता है, उतने बड़े नाले को लांगना, वो भी घायल अवस्था, वो भी अपने एक पैर जो कट चुका है उस अवस्था में उसको लांगना, ये जो इतिहास के अंदर जो एक बड़ी ज्वलंत संवेदनाएं हैं, इन संवेदनाओं को मैं मानता हूँ कि ये बियॉन्ड लॉजिक है, ये तर्कों से भी ऊपर है, और हमें इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। व्यक्ति निर्माण के लिए, समाज निर्माण के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए ये चीज़ें बड़ी उपयोगी है। प्रताप की एक एक जो चीज़ है वो व्यक्ति निर्माण कर सकता है, समाज निर्माण कर सकता है, राष्ट्र निर्माण कर सकता है। हम सिर्फ प्रताप का नाम न लें, नारे न बोलें। सर, न केवल प्रताप की बात करें, बहुत सारी ऐसी हिस्ट्री है जिसके साथ छेड़छाड़ की जाती है, भावी पीढ़ी को बरगलाने की कोशिश की जाती है। उन लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल और इसके साथ कि युवा पीढ़ी को प्रताप के जीवन से अगर जोड़कर हम देखें तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे? देखो, इतिहास के साथ मैंने आप बताया कि 500 सालों से ये जो धारणा चली आ रही थी, क्या इतिहास को कोई व्यक्ति नहीं बदलता, इतिहास को तथ्य बदलते हैं, एविडेंस। क्योंकि इतिहास सत्य का आग्रह है, सत्याग्रह मान लें, सत्य का आग्रह है इतिहास, हमारे जीवन में सत्य का आग्रह है। तो एविडेंस जो है, अब अगर हम उन जो तथ्य हैं उन तथ्यों को अगर हम पूर्वाग्रह से देखते हैं, हमारी किसी सोच से, हम किसी चश्मे से देखते हैं, तो वैसा हमें दिखेगा। जिन रंगों में उन तथ्यों को रंगेंगे, तो मेरा मानना है कि उनकी भी समीक्षा होनी चाहिए। और किसी ने अगर उनको रंगों में रंग रखा है तो उनकी अच्छी सी धुलाई होनी चाहिए, बार बार धुलाई होनी चाहिए। ये इतिहास की परंपरा है, तकनीक है, और उस तकनीक का उपयोग होना चाहिए। मैंने भी कुछ काम किया है तो मैं मानता हूँ कि उसकी भी, उन तथ्यों की भी धुलाई बार बार हो जी। अगर रंग नहीं उतरता है तो माना जाएगा कि ये तथ्य वाकई में क्या, तो ऐसे जो है ये एक परंपरा है, ये चली आ रही है। और इसे निरपेक्षता में, इसे निष्पक्षता में सभी को विश्वास करना चाहिए। और इतिहास का जो मानना है, इसको मेरा मानना ये है कि इसको राजनेताओं को तय नहीं करना चाहिए जी। हो सकता है कि मैं कोई ऐसी बात कह दूं जो किसी का कड़वी भी लगे, लेकिन मैं किसी कटुता के लिए बात नहीं कह रहा हूं। मेरा मानना है कि इतिहास विषय जो है, आप सोचिए, कल्पना करिए कि हमारी एक छोटी सी उंगली में एक घाव हो जाता है, एक उंगली कट जाती है, क्या उसका दर्द भी हम उस समय, हम कोई हमें दूसरा कार्य नहीं सूझेगा, हम सीधा डॉक्टर के पास भागेंगे। आप उनकी कल्पना कीजिए जिनके हाथ कट गए, पैर कट गए, सर कट गया, उसके बावजूद भी वो इस मातृभूमि के लिए शहीद होते रहे। उनकी समीक्षा जो एक उंगली भी नहीं कटा सकते वो लोग करेंगे। ये बड़ा मेरे लिए आश्चर्य का विषय है। इसलिए इतिहास को तथ्यों के लिए, ऐसे विद्वानों के लिए और जो निष्पक्ष हैं क्या, उनके लिए छोड़ना चाहिए, और उसका पूरा लगातार उसका जो है उस तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए कि जो सही तथ्य होंगे वही ठहरेंगे। ये किसी की विचारधारा या किसी की मानसिकता या किसी के हाइपोथेसिस को लेकर के अगर इन चीज़ों को तोड़ा मरोड़ा जाता है, वो कोई भी हो, किसी भी ढंग से हो, तो मेरा ये मानना है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। और युवा पीढ़ी के लिए आपने अच्छा प्रश्न किया है कि सबसे जो आज मैंने कुछ पहलू तो इसमें मैंने उभारे थे, क्योंकि अगर हम स्वतंत्रता, स्वाभिमान, नैतिक मूल्य, इसकी त्रिवेणी है। प्रताप का जो चरित्र है क्या, ये अटूट आन की जो एक अटूट धारा है क्या, जहाँ पर प्रलोभन, लोभ, महत्वाकांक्षा
इससे बड़े बड़े पाश भी प्रताप को बांध नहीं पाए। इतने बड़े बड़े पाशों ने भी प्रताप के पैरों में बेड़ियां नहीं डाल सके, हाथों में हथकड़ियां नहीं डाल सके। तो युवा पीढ़ी के लिए संघर्ष धर्मा होना, ये एक सबसे बड़ी प्रेरणा जो है वो प्रताप से ही मिल सकती है। जब वियतनाम तक ये प्रेरणाएं जा रही हैं, देश के बाहर तक जा रही है, और तो हमारे यही जो हमारे कहते हैं कि कांधे पे छोरा और गांव में ढिंडोरा, मैं कहना चाहूंगा कि वो प्रेरणा हमारे लिए सहज सहज उपलब्ध है। हम जहाँ बैठे हैं कण कण में व्याप्त है। ये पीछे आप देखिए कि मोती मंगरी के जो ये महल हैं, इनमें उदय सिंह जी ने बनवाए थे, और यहाँ पर प्रताप कुछ समय के लिए रहे थे। उदयपुर में ये एकमात्र जगह है जिसको ऐतिहासिक रूप में प्रताप के सानिध्य के, जहाँ प्रताप रहे थे, उस रूप में देखा जा सकता है। यहाँ के कण कण में हमें एक ऊर्जा मिलेगी। वैसे पूरी अरावली जो है वो मेवाड़ के जर्रा जर्रा जो है वो अनुप्राणित है, लेकिन ये एक उस सहज स्पर्श जो है यहाँ की जो ऐतिहासिकता है, जिस स्थान पर हम बैठे हैं वो पीछे जो खंडर नजर आ रहे हैं, तो ये हमें हमारे लिए सहज प्रेरणा उपलब्ध है। तो एक सबसे बड़ी चीज ये कि प्रताप को अगर हम दो चीजों में, दो लाइनों में अगर देखें उस प्रेरणा को युवा पीढ़ी के लिए, तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें जीरो लगने की परवाह किए बिना एक बनने में विश्वास करना चाहिए। अगर आप एक बन गए तो कई जीरो आपके साथ लग जाएंगे। अब लोग क्या कहेंगे, लोग साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, ये परवाह कभी भी प्रताप ने नहीं की। सारे राजपूताना के शासक अकबर के दरबारी थे, खिलत पहन करके दरबार में हाजिरी देते थे, अपने घोड़े पर दाग लगवा लिया था, अपने सर को झुका लिया था। अगर प्रताप सभी को देख करके निर्णय लेते, लेकिन प्रताप एक बने, एक उदाहरण बने, और आज विश्व के सामने एक उदाहरण थे कि अकबर की जो साम्राज्यवादिता की जो आंधी थी, उस साम्राज्यवादिता की आंधी को इस अरावली के महाराणा प्रताप ने रोक दिया था। उस साम्राज्यवाद को आगे तक लीलने नहीं दिया गया था। और आज उसी गौरव के कारण आप देखें कि अंग्रेज सरकार भी, बाद में अंग्रेजों का राज भी आया, तो मेवाड़ के साथ में जो है दोस्ती लंदन होती है, जो शायद विश्व में किसी के भी साथ अंग्रेजों ने नहीं की, मतलब बराबरी का दर्जा, दोस्ती लंदन। तो ये पहलू युवाओं को समझने चाहिए और संघर्ष को अपना आभूषण बनाना चाहिए। मैं प्रताप के चरित्र से जो सबसे बड़ी और उसके साथ बहुत ही जरूरी चीज होती है वो है नैतिक मूल्य, वो है हमारे जो अंदर हमारे कितने मानवीय मूल्य हैं। अब देखिए कि मानसिंह के ऊपर प्रताप ने आक्रमण नहीं किया, जो अकेला हल्दीघाटी के युद्ध के पहले मौका मुआयना करने निकले थे। गुप्तचरों ने सूचना दी कि मानसिंह अकेला वो घूम रहा है, उसको मार डाला जाए। प्रताप ने मना कर दिया। अगर मुगलों की तरह होता, दूसरे राजपूतों की तरह होता, तो आसानी से मारा जा सकता था, हल्दीघाटी का युद्ध एक दिन पहले खत्म हो जाता। लेकिन प्रताप ने कहा नहीं, हमारा युद्ध किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है। अगर व्यक्ति विशेष से होता तो आसान था। तो यहां समझना पड़ेगा कि हाँ, हम कितनी धर्म और कितनी मतलब कि हमारी जो नैतिक शिक्षा है, जो हमारा जो है एक सबसे बड़ा जो है नैतिक शिक्षा का जो पक्ष है, संघर्ष का जो पक्ष है, वो हमें प्रताप से देखने को मिलता है क्या। और सबसे बड़ी चीज है कि इस मातृभूमि से और जन जन से प्यार करने का, कैसे जैसे कि अब्दुल रहीम खान खाना की जो बेगम है, उसको भी ससम्मान मतलब कि मुगलों के डेरे में पहुंचाना, मैं मानता हूं कि आज की जो ये नारी अस्मिता है और इसको लेकर के एक बहुत बड़ी चीज है, जो कि उस समय के मुगल दरबार का जो एक 9 रोजे का एक दृश्य था, जहाँ स्त्रियों की खरीद फरोख्त होती थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा मानता हूँ। क्या हम इतिहासकार, क्या जनसाधारण, क्या इस तरह का चश्मा लगा करके इतिहास लिखने वाले लोगों को ये उन चरित्र की एक बड़ी खाई सामने स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती। और मैडम, मैं अपनी तरफ से एक एडिशन, आपने बहुत सी चीजें पूछी है, लेकिन ये कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ महानता के मानदंड क्या है। युगानुरूप मानदंड होते हैं, लेकिन कुछ शाश्वत मानदंड भी होते हैं महानता के। और उस शाश्वत जो मानदंड है महानता के, उसमें प्रताप का नाम सबसे ऊपर है। वहां पर अकबर का नाम कहीं नहीं आता, प्रताप ही महान है, क्योंकि जो शाश्वतता के साथ में जुड़ जाता है, जो यूनिवर्सल के साथ में जुड़ जाता है, वो यूनिवर्सल गुण होते हैं, यूनिवर्सल सत्ताएं नहीं होती है। अकबर सत्ता के साथ में जुड़ा हुआ महान था, लेकिन महाराणा प्रताप जो थे वो यूनिवर्सल गुणों के साथ में जुड़े हुए महान थे, इसलिए सदैव रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ शान मेवाड़ में जुड़ने के लिए। मैं भी आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि शान ए मेवाड़ के माध्यम से आप
ऐसे इस तरह के जो समाज के जो आइकॉन रहे हैं, जैसे इकबाल जी सक्का को भी आपने पहले कड़ी के रूप में आपने लिया है जी। उन्होंने भी, उनका जो एक बहुत बड़ा अपूर्व योगदान है। तो आप इसकी जो गरिमा है और इसकी मर्यादा है ये मैं आप चाहता हूँ कि बनी रहे क्या। और इस तरह के जो आइकॉन्स हैं क्या, तो कभी कितनी बार क्या होता है कोई चीज़ शुरू होती है लेकिन वो उसका ग्राफ इतना नीचे तक पहुंच जाता है कि उसका वो अपने को मेंटेन रखना। और आपने ये सोच लिए, ये बड़ी सोच लेकर के आप आए हैं। इससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, समाज को मिलेगी, और एक नए ढंग से जो है आप इतिहास, संस्कृति और अपनी जो बातें हैं, एक जीने की जीवन शैली है, उसका आप समाज में विकास कर पाएंगे। इसके लिए आपके चैनल को, आपकी सोच को, और आपने बहुत अच्छे ढंग से मतलब कि मेरे से प्रश्न पूछे क्या, मैं उसके लिए भी आपको धन्यवाद देता हूँ और शुभकामना प्रेषित करता हूँ कि आपका ये चैनल जो है और शान मेवाड़ जो है कार्यक्रम ये अपनी प्रसिद्धि की हदों को पार करे। थैंक यू सर। डॉक्टर चंद्रशेखर शर्मा से जाना आज हमने प्रताप की गौरव गाथा के रूप में, और उनके तथ्यों ने ये प्रमाणित भी किया कि प्रताप कभी हारे नहीं थे, वो अजय थे और अजय ही रहेंगे। दोस्तों, शान मेवाड़ में हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे ऐसी ही शख्सियतों से। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।